नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ प्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज आठवले जी। पंकज आठवले के बारे में परिचय परिचय आपको दे दूं। पंकज आठवले विश्व के बहुत ही जाने पहचाने क्रिकेट स्पोर्ट्स कमेंटेटर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक टिप्पणियों में इनकी चीजें बहुत चुभती हैं लोगों को। स्वागत करता हूं आपका पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और आज का दिन बहुत बड़ा है जब 4 जून 2024 को जो भारत के इलेक्शंस हुए हैं उनका रिजल्ट निकला है, नतीजा निकला है। ये एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। बिल्कुल। और आज जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े से हतप्रभ कर देने वाले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट्स कैसे आई। अच्छा, मैं भी कई स्टेट्स में मैंने ट्रेवल किया तो मुझे लगा था कि चीजें थोड़ी सी डाउन होंगी सीट्स के हिसाब से, लेकिन इतनी ज्यादा डाउन होंगी ये मुझे आभास नहीं था। मुझे लगा था कि 275 280 तक चीजें होंगी, लेकिन ये 240 तक ये जो कैलकुलेशन निकल के आया है, जो गणित सामने आई है, वो थोड़ी सी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। क्या लगता है आपको कि कौन से फैक्टर रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आई? अमित, ये जो इस बार जो इलेक्शन हुए हैं, ये मुझे लगता है कि काफी सारे आयामों को आपके सामने और मेरे सामने, सबके सामने लेकर आते हैं। दो तीन चीजें, और आपकी जो अपेक्षा थी, शायद मेरी भी वही अपेक्षा थी। मैंने कहा 350, 370, 75 तक तो बात बननी ही चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है कि क्या हम भारत की इस नई जनता को, क्योंकि देखो पीढ़ियां बदलती है, तो नए एक अपेक्षाएं होती है, समीकरण होते हैं, डराना होता है, धमकाना होता है, हर चीज होती है। तो क्या इस नई जनता को हम ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं डेमोग्राफिकली। दूसरी बात ये भी हम्म। है कि जिस हिसाब से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि कई सारे हमारे जो नागरिक हैं वो, मतलब दे डोंट केयर अबाउट इट। ये बात है, क्योंकि हम्म। आप देखिए, आप और हम भी कई सालों से वोट करते आ रहे हैं। पहले 50, 52, 55% होता था, फिर 60, 65 होने लगा। अब एक ये जो 65 के आसपास रुक गया है आंकड़ा, ये कम से कम 72, 75 तक जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कहा जा सकता है। हम्म। इसके बाद जो नरेटिव बिल्डअप हुआ है दोनों तरफ से, ये हम्म। एक इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। क्योंकि ये नैरेटिव बिल्डअप करते हुए अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन ने भी डराने की कोशिश की, भाजपा इंडिया ने भी थोड़ी सी डराने की कोशिश की। तो किससे ज्यादा डरे लोग, ये हम्म। हमको किस विशिष्ट समाज, जाति या फिर किस तरीके के समीकरण आए साथ में, इनको हमको समझना है। और तीसरी बात ये है कि ये जो एग्जिट पोल का मामला है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जरूर गया है। और मेरे हिसाब से एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए, मेरे हिसाब से। ये मेरा मत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही प्रमाणों में ये कैसा हो गया आजकल, यूट्यूब पे जो फर्जी वाले भी वीडियो मिलते हैं, असली वाले भी वीडियो मिलते हैं ना, वैसे ही होने लगा है। एंड ये क्या होता है, ये आपकी अपेक्षाएं बढ़ा देता है। हालांकि हम्म। सरकार तो बनने वाली है इंडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो तीसरा टर्म तो हम्म। मिलेगा। लेकिन ये अब ऐसा हो गया है कि आपने आपके बच्चे को देखकर इतनी उसकी तारीफ कर दी, इतनी अपेक्षाएं बढ़ा दी कि बच्चा तो हम्म। मेरिट लिस्ट में आने ही वाला है। मतलब हाँ। समझो। और आपको 95% की जगह पर 88, 79, 89% मिल गए, और हाँ। आपका अपेक्षा भंग हो गया। बस यही कारण है। लेकिन इन अपेक्षाओं को बढ़ाने की वजह से जो शेयर मार्केट है, बाकी चीजें हैं, इनमें जो बदलाव आते हैं ना, इसका ध्यान हमें आगे जाकर रखना पड़ेगा। इलेक्शन हो गया, चुप बैठो। इलेक्शन का दिन आएगा तब, मतलब रिजल्ट का दिन आएगा तब जाके बात करो, खत्म। तो ये है, मतलब आपको 35, 40% वाले बच्चे को 60 मिल गए तो आप खुश हो रहे हैं, वहां पर 95 वाले बच्चे को हम्म। 88% मिल गए। तो ये सारी चीजें और मुझे लगता है कि ये प्रजातंत्र की जीत है, क्योंकि यही एक असली डेमोक्रेसी कही जा सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो जो पूरा हम जब कोई खाना बनाते हैं तो पूरा वो चलाते हैं, घुमाते हैं, पूरा खिचड़ी बनाते हैं। तो ये एक हम्म। प्रजातंत्र की मुझे लगता है कि जीत है। बिल्कुल। और ये जैसे आपने बात की कि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं और उसके बाद अगर चीजें थोड़ी सी कम हो या कमजोर हो तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। एक एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे समझ में आ रहा है इस पूरे सिनारियो में ना। पिछले लगभग 24 घंटे में जो मैं देख रहा हूँ, आम आदमी की जी। राय, एक्सपर्ट्स की राय, जो न्यूज से जुड़े हुए हैं उनकी राय, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी राय,
और उसके बाद एकदम से जब आप देखिए 243 40 के आसपास की सीट है संख्या भारतीय जनता पार्टी की, और वही 100 के पास जो है वो बढ़त देखी गई कांग्रेस की। लेकिन अब देखिए ये जादू जो एक जादुई बातें जो होती हैं, तिलिस्म जो आप कह सकते हैं होता है इसमें राजनीति में, वो ये है कि चर्चा इस समय कांग्रेस की जो सीट है उसको और भाजपा की सीट को लेकर नहीं हो रही है। सारी जो जुमलेबाजी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि 232-35 जो बढ़त है कांग्रेस और अलायंस का, यानी जो इंडी अलायंस है और जो एनडीए है, एनडीए की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ वो भाजपा वर्सेस इंडिया अलायंस हो रहा है। तो ये जो एक अजीब सी चीज है कि मतलब आप मतलब हर जगह ये पेश किया जा रहा है, मतलब ये चर्चा ही नहीं हो रही है कि तुम अभी भी 100 सीट ही तुम्हें मिली है, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पूरा अलायंस और इधर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से कंपेयर किया जा रहा है कि देखो तुम इतना लेके आए लेकिन उसके बावजूद भी हम तुम्हें टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, एक मजबूत विपक्ष बड़ा जरूरी होता है, लेकिन हमेशा जो तुलना होनी चाहिए, जो मेरा ये मानना है कि तुलनात्मक अध्ययन एकदम सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें कम से कम तथ्य तो सही दो। अभी सिर्फ ये हो रहा है, अभी 100 कांग्रेस की सीट पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है। वो भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो वही बनेगा ही ना। इसमें ना बहुत सारे आयाम निकल कर आए हैं। देखिए, अगर हम देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, तो उनके हाँ 29-30 सीट आप एक्चुअली गिन नहीं सकते। तो टेक्निकली हाँ स्पीकिंग इंडी गठबंधन 200 पे ही है। लेकिन अब कैसा है कि 35-40% पर जस्ट पास होने वाले बच्चे को अगर 7% मिल जाए, तो मोहल्ले में तो हाँ लड्डू बटेंगे, मतलब बहुत तो होगा ही होगा ना। तो ये तो होना ही है। तो टेक्निकली टीएमसी डजंट कम इन इंडी गठबंधन, लेकिन ठीक है, चलो हाँ हमने जोड़ तोड़ के सबको ले लिया। दूसरा है कि हाँ, जितना भाजपा को मिला है उतना इनको सबको मिलाकर भी नहीं हुआ है, अगर सबको हम मिला देखें के तो। मिला। हाँ। अच्छा, तीसरी बात है, एक अकेले मोदी का सामना करने के लिए 28 लोग सामने आ गए तो 28 लोग कहीं ना सामने कहीं मिले। थोड़ा सा तो वो आपको दबाव देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन इसमें एक और चीज आपको समझनी होगी कि अब जनता जो है भारत की, वो बड़ी, मैं कहूंगा सयानी नहीं, चालाक हो चुकी है, क्योंकि वो खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग हो जाते हैं। और बिल्कुल। होता है ऐसा है कि बोलते समय तो हम बड़ा बोल देते हैं कि ये ऐसा वैसा, लेकिन करते समय, और ये आप देखिए इलेक्शन में एक एक बहुत बड़ा हमारी जनता का एक वर्ग है जो मोमेंटरी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन देता है कि हम इसको वोट करेंगे, उसको वोट करेंगे, और फिर 5 साल हम्म पछताते हैं। तो ये हम्म अब पब्लिक को समझ में आएगा नहीं आएगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म होगा ना, 5 साल के लिए आप चुन रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और एंगल ऐसा है कि एनडीए को तो मालूम है, भले हमको कम आए ज्यादा है, 293 है 92 है, तो हम तो सरकार बनेगी बनेगी, तो इनको तो सरकार हम्म चलानी है। अच्छा, बाकियों को सरकार गिरानी है, उनको सरकार चलाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्या हम्म जनता इस बात को देख रही है? और एक और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष होना, तो क्यों विपक्ष होना चाहिए? अमित, आप और मैं अगर किसी चीज पर हम बात मानते हैं, तो फिर जबरदस्ती किसी को विपक्ष बनाए क्या? अब दिक्कत ये है कि हमें हम्म आगे बढ़ना है। अगर कोई हमको तीन या फिर तीसरे नंबर पर पहुंचना है सबसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में, तो उसमें हास्यास्पद है कि आपको कोई ऑपोजिशन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम हाँ ये है कि लकीर के फकीर ऐसे होते हैं कि हमको ऑपोजिशन चाहिए, हमको चाहिए। अरे क्यों चाहिए? अच्छा, कुछ चीजों में अपोजिशन होगा, लेकिन अगर 10 चीजों में से 5 में हमारी राय मिलती है, तो काहे का ऑपोजिशन? तो कभी कभी डेमोक्रेसी में समझना पड़ेगा जनता को भी। और भारत इतना बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है। मुझे यहाँ पर देखिए, दो राज्यों ने भाजपा को बचाया, एक तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, हम्म और 3-4 राज्यों ने डुबाया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल। बिल्कुल। अजब चीज मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र का ये जो न्यूसेंस वैल्यू है इसको ठीक करना, उत्तर प्रदेश में सही लोकल लेवल पे समीकरण बनाना, और बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब, इन राज्यों में अपना एक कार्यकर्ताओं का बेस बनाना, ये बहुत जरूरी काम हो जाएगा आने वाले दिन। उत्तर प्रदेश की जैसे आपने बात की, मैं आपको बताऊं, मैं मतलब मैंने लगभग 30 दिन की यात्रा की थी उत्तर प्रदेश में। हम्म। अ, ये मतलब समझिए कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य जी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मैं चुनाव में रहा।
तो मैंने देखा, और दिल्ली तो मतलब है ही बाय डिफॉल्ट, दिल्ली में तो रहा ही मैंने हाँ, तो देखा मुझे ये लगता है जो कि सब। मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए कि आप वहां घूमे हैं तो बिकॉज दिल्ली और मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो गया ये लोग जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो मैंने जो देखा, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इन्होंने जो मैंने मुझे लगा कि जब मैं वहां घूम रहा था, मैं बच्चों से जो यंगस्टर्स थे पढ़ाई करने वाले, जो तैयारी करने वाले, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो ये जो चर्चा हो रही है एंटी इनकम्बेंसी की, ये तो सब फर्जी बातें हैं। मुझे जो लगा ना, वो हम्म। ये लगा कि यंगस्टर्स को जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसने पूरी तरीके से अप्रोच नहीं किया। क्योंकि ओके। जो मतलब इनको लगा कि यंगस्टर्स तो हमारे साथ हैं ही। मोदी जी की अच्छा। जो लोकप्रियता रही और योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता है, इनको लगा कि ये बाय डिफॉल्ट हमारे साथ में है, ये तो हमारे साथ है ही, ये इधर उधर जा ही नहीं सकते। अब इसमें दिक्कत क्या करेक्ट। हुई, दो तीन परीक्षाएं जो हैं वो लीक लीक हुई, परीक्षाएं, उसके पेपर्स लीक हाँ। हुए और उसके बाद वो रद्द हुए। तीन परीक्षाओं का आंकड़ा जो मैंने निकाला वो लगभग 80 लाख बच्चों का था। ओ 70 से 80 लाख बच्चों। अब आप ये समझिए कि अगर 70 से 80 लाख बच्चों का अगर 50% भी आप निकालें, तो वो लगभग 40-50 लाख हुआ। तो और चालीस प्लस लाख उनके बच्चों को। परिवारजन भी तो होंगे, उनके भी तो हाँ, परिवारजन होंगे, उनका भी तो वोट होगा। हाँ, तो अगर 40, अगर आप परिवार को ना भी लेके चलें, फिर भी आप 40 लाख यंगस्टर्स को अगर आप अपने से दूर कर लेते हैं, तो आपका वोट परसेंट तो कम हुआ। और फिर उसके बाद हिंदुओं का वोट कम हुआ है इस बार, मैंने देखा ये जिस तरीके से। ये हाँ अमित, ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। हम यहाँ पर मुंबई में बैठे हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद ही अयोध्या की सीट आप नहीं जीत पाते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। दूसरी बात ये भी है कि जो आपने युवाओं की बात की, हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा कि ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शन थोड़ी, तो अगले 5 साल की बात है। आज आपकी जो भी गड़बड़ी हुई है आपकी परीक्षाओं में हम समझ सकते हैं, लेकिन 5 साल का क्या, तो हम्म। ये जनता में मेच्योरिटी शायद अब तक नहीं आ रही है। और आपने जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन की बात की, ये बहुत ही बड़ा विषय है जिसको समाज को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के अगेंस्ट या किसी के फॉर है, बट ये होना, हिंदू वोट का कम होना, ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात। देखिए, आपको, आप चाहे किसी को भी वोट दें, आप चाहे कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, समाजवादी को, या किसी भी जो राजनीतिक दल हैं, आप जिसकी इच्छा है आपकी, वो उसको दें। लेकिन वोट परसेंटेज कम होना जो है वो जी। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। क्योंकि आप देखिए, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो नेता, या किसी पार्टी से, वो ये जरूर कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें। लेकिन जब कोई सत्ता में होता है और वोट परसेंटेज कम होता है, तो सीधा सीधा उसको नुकसान होता है। क्योंकि बिल्कुल जो, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप नाराज किससे होंगे? जो जो सत्ता में है उससे नाराजगी होती है, जाहिर सी बात है। क्योंकि हम मांगते किससे हैं? उसी से मांगते हैं ना जो देने की कंडीशन में जी। है। तो जब वो देने की कंडीशन वाला आदमी होता है, तो 100 लोग हैं तो 100 में से 10-20 लोग तो उससे नाराज होते ही हैं। अब 10-20 लोग ये नाराज हैं, और बाकी अगर वो 20 लोगों ने ये सोच लिया कि मैं वोट देने ही नहीं जाऊंगा, कुछ लोग तो कंफर्ट जोन में रहते हैं, कुछ लोग छुट्टी हाँ। मनाने चले जाते हैं, तो ये जो वोट घटा है। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि मुस्लिम्स का जो वोट है वो काफी अच्छे स्तर पे पड़ा है। मतलब मेरा ये मानना है कि मुस्लिम्स ने लोगों को बुला बुला के दिलवाया, और बाकायदा अपील, जो जितने प्लेटफॉर्म्स पे किए जा सकते थे, वो उन्होंने अपील की। बिल्कुल। चाहे वो उनके मौलवी हों, चाहे उनके जो अलग अलग कम्युनिटी। तरीके के लोग हैं, कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन्होंने, मतलब सबने तगड़े से अपील की। और ये जो उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है, ये जो बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है, वो इसलिए नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं या योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। उसमें ये दो तीन फैक्टर्स बहुत काम करते हैं। बिल्कुल। और अमित, इसमें ना दो चीजें आप देखिए किस तरीके से अंतर होता है। अब आप मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कुछ ही दिनों पहले कही थी कि मुसलमानों में एक दिक्कत ऐसी है कि उनको पूछो कि योगी ने अच्छा काम किया, हाँ किया, रास्ते बनवाए, हाँ बनवाए, जॉब्स दिया, हाँ दिया, सिक्योरिटी बढ़ाई, हाँ बढ़ाई, लेकिन वोट किसको देंगे? वो नहीं, वो मोदी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो डर जो बिठा कर रखा हुआ है ना, इसमें हम हाँ, और आप कुछ नहीं कर सकते, समाज को ही करना पड़ेगा। और हमारे जो मुसलमान भाई बहन है उनको ही करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर आप हिंदू समाज को अगर हम देखें,
और उनको हम कहें कि यार आप राम मंदिर के लिए आइए, तो एक हिंदू समाज में एक थोड़ा सा न्यूनगंड ऐसा है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, मतलब हम थोड़ी उनके तो वो हम क्यों उनके आगे जाए, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है। तो एक बहुत उदारवादी थॉट प्रोसेस आ जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं। तो डर यहाँ भी है और हम्म। डर वहां भी है। और ये समाज को, अच्छा ये मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस थे, ये बहुत अच्छा मौका था जनता को ये दिखाने के लिए कि हम जाति समीकरण और धर्म के ऊपर आकर वोट कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक ऐसा नहीं देखने को मिला। अच्छा, ये एक एक गजब की चीज मैं आपको बताऊं। रोजगार पर बड़ी चर्चा की, जो हाँ। विपक्ष के लोग थे बहुत चर्चा की। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। आपने भी देखा होगा, मैं तो उसी प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में ये दावे किए गए, बहुत बड़ी जी। बड़ी बातें की गई। मैंने देखा है कि इसके पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, तो मैंने देखा है कि कितनी नौकरियां मिलती थी। परेशानी तब भी थी, परेशानी अब भी है। अब बात ये होती है कि वो भुना कैसे लेता है। आप यही मेरी बात है। कमियों को किस तरीके से, हाँ, मेरी मेरी कमियों को आप किस तरीके से भुना लेते हैं, वो आपकी शाबाशी है। उस पे चीजें जो है वो खेल होता है। इन्होंने तो जो इन्होंने नरेटिव, हाँ, काफी। आपने बिल्कुल सही कहा, जो नरेटिव बनाया ना, किसका नरेटिव अंत अंत में चला, ये खास बात हाँ, है। और एक और बात हमको ये समझनी है कि हम अभी भी वो समाजवाद के 1970 1980 के थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं कि अच्छा नौकरी, हमको काम बढ़ाना है या फिर नौकरियां बढ़ानी है। आप और हम क्यों नौकरी करें, हमको नहीं करनी नौकरी, हमको धंधा करना है, हमको दूसरा काम करना है। तो ये बहुत एक दिक्कत है और ये एकेडमिक प्रॉब्लम हो जाता है कि नौकरियां नौकरियां, अरे क्यों हम दूसरा काम करके बिना नौकरी के भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या होता है, जो मैट्रिक्स है नौकरियों का, एम्प्लॉयमेंट का, ये जॉब ओरिएंटेड हो गया है बहुत ज्यादा। और आप समझिए कॉलेजेस में जब सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, उसमें ये बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो रेडी पर काम कर रहा है, या रेडी चला रहा है, या फिर छोटा कोई दुकान, मिठाई की दुकान चला रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो छोड़ के आपको नौकरी करनी चाहिए, ऐसा जब सिखाएंगे तब तो पूरी दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए ये जो रोजगार वाला मामला है ना, ये लोगों को समझना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन इस इलेक्शन में जनता के पास एक बहुत अच्छा मौका था अपनी मेच्योरिटी को दिखाने का। लेकिन मुझे लगता है कि प्रजातंत्र का यही एक कमाल है। प्रजातंत्र का कमाल है वाकई में, ये प्रजातंत्र का ही कमाल है कि ऐसे ऐसे मुद्दे पे चीजें फिसल जाती हैं। मुझे याद आता है जब मैं ये चीजें देख रहा था, रिजल्ट्स देख रहा था, तो मुझे एक चीज याद आई। इंडिया शाइनिंग, जो आपको याद होगा, अटल बिहारी हाँ। वाजपेयी जी के दौर का जो वो मामला था, जी वैसे ही जी था। जी। हालांकि उस दौर में तो मुझे याद है कि हम रेडियो से सुन रहे थे कि क्या हो रहा है पोल्स का, क्योंकि टीवी का इतना ज्यादा वो था नहीं। उस समय हम लोग गांव में थे और ऐसी चीजें थी। लेकिन आज देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति, देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की विचारधारा से उसका द्वेष हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है। लेकिन इस बात में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है वो जी। एकदम बेहतरीन। मतलब आप ये जी। समझिए कि कोई एक व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता है, मतलब काम ही करता रहता है जो आदमी अच्छा चार। अच्छा हमें, लोगों को ये भी बात हजम नहीं हो रही है, हम्म। इतना क्यों काम करते हैं, इतना क्यों ये करते हैं, मतलब लोगों को। अब ये एक और बात है कि इस इलेक्शन ने हमको ये भी सिखाया है कि हम जनता को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। जनता भी हाँ, उतनी ही जिम्मेदार है, उतनी ही ना मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन टाइप के लोग हैं, जिसकी वजह से ऐसे नतीजे आते हैं। हालांकि ये डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन आप जनता को हम बिल्कुल भी, बिकॉज इतने सारे मुफ्तखोर बैठे हैं लोग मार्केट में, समाज में, तो ये हाँ। सारा समीकरण, यही तो भारत देश का कमाल है। आप देखिए कि हर पार्टी को, सारी राजनीतिक पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको ये बताना पड़ा कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे हाँ। देंगे। मतलब ये जो एक फ्रीबीज वाला जो सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ये कितना करेक्ट। खतरनाक है। जी, आप मतलब आप ये समझिए कि एक किसी घर की महिला किसी राजनीतिक दल को सिर्फ इसलिए वोट करे कि वो बस। उसने ये मतलब उसने ये वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि जब हम जीत जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी तो आपकी बस की यात्रा मुफ्त में हो जाएगी, आपको हर महीने हाँ। 1,000 रुपये मिलेगा। अरे भाई, 1,000 रुपये क्यों मिलेगा? अच्छा, बस किसकी की जेब से यात्रा मिलेगा? आप, हाँ, किसकी जेब से आप मिलेगा? और आप एक हजार आपकी रुपये और क्यों मेरी दे जेब रहे से हैं? मिलेगा। हाँ, आप 1,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप बस की यात्रा फ्री में क्यों करवा रहे हैं? ऐसी क्या देखो, मजबूरी है?
भाई विशेष कोई अवस्था हो, समस्या हो, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और जी। किसी विशेष अवस्था में आपको छूट दी जाती है, वो समझ में आता है। लेकिन हम आपको बोल देंगे कि आप घर से निकलिए मत, हम आपको भत्ता दे देंगे, आप सिर्फ खाना मंगाइए और खाइए और सांस लीजिए। मतलब आम आदमी को तुम सिर्फ ऐसा छोड़ दे रहे हो इस कंडीशन में कि वो सिर्फ सांस ले, जिए, अपने नित्य क्रिया करे, बस ऐसे यही जीवन है। मतलब अच्छा, तुमने कंपटीशन ही खत्म कर दिया। आम आदमी को भी तो यही चाहिए, आप ये भी तो समझिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम भी घूमते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो एक थोड़ा सा एक बड़ा वर्ग है। अच्छा, इसमें सारी समाज आते हैं, सारी जातियां आती है, सारे धर्म आते हैं, जिसमें पब्लिक को मुफ्त का चंदन, जिस मेरे नंदन मुझे क्या दोगे, बात खत्म करो। और टेम्पररी, अच्छा मैंने गलती कर दी, 5 साल भुगतना पड़ेगा, अच्छा देखेंगे बाद में। मतलब ये जो थोड़ी सी उदासीनता है जनता में, इसकी वजह से ऐसे रिजल्ट्स और ऐसे उलटफेर हमें देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा विचित्र माहौल बन गया। महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगा था कि रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुझे ये उम्मीद थी कि ये 55 से 60 सीट मिलेंगी इनको, वहाँ हाँ। उत्तर प्रदेश। हाँ। और हालांकि बिहार में बढ़िया किया इन्होंने, और बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आपके मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दिल्ली जी। में 2 सीट्स लग रही थी कि ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में पूरा एकदम माहौल एकदम से अलग तरीके से चेंज हो गया। दिल्ली में जब केजरीवाल की वापसी हुई तो लोगों को लगा कि दिल्ली तो बदल जाएगी पूरा। दिल्ली, जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता थे, कांग्रेस के कुछ नेता थे, वो बोलते थे भाई साहब अब चीजें चेंज हो गई, अभी केजरीवाल आ गए, इसने बहुत सारी चीजें हाँ। चेंज कर देगा ये। लेकिन जो जहां पर प्रभाव पड़ने वाला था, पड़ना चाहिए था, वहां पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का फैक्टर है, वो उत्तर प्रदेश का फैक्टर मुझे लगता है वो यंगस्टर्स का एक बड़ा मामला जो है, जी। वो उसका जी। सेटबैक, उसका सेटबैक है। बाकी ये बाकी लेकिन, दूसरे प्रदेशों में। हाँ, हम्म। महाराष्ट्र में थोड़ा सा अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो कुछ स्टेबिलिटी इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू है। और मुझे लगता है कि और 5-10 साल शायद लग जाएंगे महाराष्ट्र में एक सही मायनों में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने के लिए। और देखते हैं। और बहुत बड़ा विचित्र लगता है महाराष्ट्र में बैठे बैठे, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर, और लोगों से जब हम बात करते हैं इंटीरियर में, तभी भी हर कोई अपना अपना लेकर बैठा हुआ है, भाड़ में गए बाकी लोग। इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, थोड़ा लीडरशिप, एक सीनियर लीडरशिप की कमी सारे महाराष्ट्र के सारे राजकीय जो जो पक्ष है उनमें नजर आ रही है। तो हम्म। एक, बिकॉज यू नीड समवन मोर स्टेबल एंड सीनियर इन द मार्केट इन महाराष्ट्र, तब जाके बात बनेगी। अभी ये भी एक बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी एक बड़ी समस्या ये है कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो किस एंगल से काम करें, किस तरीके से लोगों को हाँ। अप्रोच करें। अच्छा, आप देखिए, ये जो अलग अलग पार्टी, ये भी एक विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और ये बड़ा लॉजिकल मुद्दा था। आप देखिए, हाँ। अगर चाहे आप कोई भी पार्टी हो, आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बेईमान व्यक्ति हैं, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप बेईमान हैं, और 1 घंटे बाद मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छे इंसान है, इनके अंदर ये हाँ। खूबी है, देखिए इन्होंने तीर मारा सीधे निशाने पे लगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप आम आदमी देख रहा है चीजों को, उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब डिजिटल युग है, आप अपने मोबाइल पे छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए सारी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जो शहर में बैठा हुआ पढ़ा लिखा राइट। आदमी है वही चीजें जान रहा है, जो गांव में बैठा अच्छा, हुआ अमित, हम्म। गांव की जो आपने बात की, मुझे एक वाकया याद आया। 2 दिन पहले मैं वही बात कर रहा था। अब देखिए, ये जो शिवसेना और शरद पवार का ब्रेकिंग हुआ है, उसमें कई सारे लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे को ही हम लोग वोट देंगे। मैंने बोला क्यों? उसने तो धोखा दिया ना इसको, भाजपा को, जब उन्होंने पहली बार ये किया तो शुरुआत तो उसने गलती की थी। बोलते हाँ वो हाँ, गलती की थी। अच्छा, लोग मान रहे हैं, लोग इस हम्म। बात को मान रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर आपको पार्टी तोड़नी नहीं चाहिए थी। भले आप छोड़ दो पार्टी और भाजपा में चले जाओ, लेकिन पार्टी हम्म। नहीं तोड़नी चाहिए थी, इसीलिए हमारी सहानुभूति उनके साथ है। तो ये बड़ा ही विचित्र सिचुएशन है, और आप सही कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोग कंफ्यूज भी हैं, आहत भी हैं। और ये सारी चीजें महाराष्ट्र में होना, यानी कि महाराष्ट्र को हम 20 साल वापस पीछे लेकर जा चुके हैं। आप सिंपल बात करें, आज के नतीजे देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि अब ये लोग आ गए हैं, तो जितने प्रोजेक्ट्स भाजपा और शिंदे शिवसेना ने शुरू किए थे, अब ये लोग बंद करवा देंगे। तो वैसे ही हम्म। मतलब ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बड़ा और महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 5-10 साल और ये बड़ी दिक्कत रहने वाली है। बाकी सारे प्रदेश देश के आगे निकल जाएंगे, महाराष्ट्र वहीं का वहीं रह जाएगा।
ये चीजें तो हो रही है, और ये मतलब आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सेंटर में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी जी जो चीजें जो आप इसके पहले जो जिस नेता ने शुरू की हैं वो आपको किस तरीके से उसको आगे लेके जाता है, वो तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने जो काम शुरू किया है उसको आप पूरा करें, उसके हाँ। बहुत सारे अच्छा, एंगल भी। आपने शुरू किया तो मैं बंद ही करूंगा। ये जो आजकल नया नाटक निकला है ना, ऑपोजिशन करना, हाँ मतलब अमित बिल्कुल। अमित ने जो शुरू किया मुझे बंद करना है, तो लोगों की कोई चिंता नहीं करता है। और जो, नहीं, लोगों की कोई चिंता नहीं। हाँ लोगों की कोई चिंता नहीं, लोगों की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति, मैं कोई काम करूंगा जो मेरे मन का होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जनता का मूड है। जैसे आज लोग बोल रहे हाँ। हैं कि जनता की जीत है, तो जनता की जीत तो अगर भाजपा 400 सीट अगर मिलती तो भी जनता की ही जीत थी ना। जी जी वो भारतीय जनता पार्टी की जीत थोड़ा ना होती है। भाई जनता जब वोट देती है तो उसी की जीत होती है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, जनता ये हारती भी है और जीतती भी है, जिसके और साथ ज्यादा दूसरा हो गया वो। जी, हमें जनता को ये समझना होगा कि वोट देने से काम बनता नहीं है, आगे 5 साल का काम शुरू होता है। ये हमारे समाज में, जनता में बहुत बड़ा वर्ग है जिसको कोई लेना देना नहीं होता है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे। 5 साल आप जो भी करना है रगड़ा पैटिस कराओ, लेकिन जनता को इसमें भागीदार बनना ही पड़ेगा। तब जाके ये जो अब नतीजा है ना, ऐसा आना बंद हो जाएगा, क्लियर कट, या तो इस पर या तो उस पर। अगले विधानसभा चुनाव जो कुछ राज्यों में है, आपको क्या लगता है कि इसका कितना फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा, थोड़ा खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में फर्क पड़ेगा, क्योंकि और कंफ्यूजन बढ़ेगा। बाकी राज्यों में शायद पता नहीं। हम्म। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि लोकल लेवल पे इतनी दिक्कत है। और जनता भी थोड़ा बहुत समझ चुकी है कि सेंटर में क्या और लोकल में क्या। तो बाकी राज्यों की मुझे इतनी हम्म। चिंता नहीं है जितनी महाराष्ट्र की चिंता है। महाराष्ट्र में कंफ्यूजन और बढ़ेगा, और वो इस पार या उस पार हम्म। निकल जाएगा। अब इस इलेक्शन में दो तीन लोगों की बड़ी अच्छी, मतलब उनको संजीवनी मिल गई है। ममता बनर्जी को, आपके अखिलेश यादव को, और कुछ हद तक शरद पवार को थोड़ी सी संजीवनी मिल गई है। तो महाराष्ट्र, मैं कह रहा हाँ हूं, आने वाले विधानसभा में और कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये तो है, कंफ्यूज तो होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके जी से चीजें बढ़ी हुई हैं, जिस तरीके से अप्रत्याशित जो नतीजे देखने को मिले हैं, इसमें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो जी ये तो मतलब बातचीत हुई। हम नेशनल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी चर्चा करते रहेंगे। जियो पॉलिटिक्स लंबे समय से बाधित था सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इलेक्शंस में बिजी थे, तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई। लेकिन हम कुछ विशेष मुद्दों के साथ आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, आपसे चर्चा करने का मौका चाहेंगे कि आप हमें दीजिए समय, और उस पर वर्कआउट करते रहें। अच्छा, याद आया कि जो आपका नाम जब मैं ले रहा था, आप जब मैं सोचा था कि आपसे बात करूंगा, तभी अचानक से मुझे हाँ। जो आपके रामदास अठवले हैं उनकी याद आई। रामदास तो वो अठवले, भी है। लोगों का कैलकुलेशन चेंज हो जाता है इसमें। नहीं, अभी हाँ। वो भी वो बड़ा, अभी अभी भारतीय पॉलिटिक्स अलग समीकरणों की तरफ बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं रामदास अठावले जी जो है, ये मंत्री या फिर सांसद बने रहे और अपनी कविताओं से सबको मनोरंजन देते रहे। बहुत 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 धन्यवाद पंकज, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।